नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से जब बात होगी तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल पर बात होगी और आपके जेहन में जो सवाल है उस पर बात होगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज की स्थिति क्या है, हाल क्या है, 23 नवंबर को किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि अभी जिस तरीके का घटनाक्रम है, जो चीजें इन चारों विधानसभा सीटों से जो तस्वीरें, जो खबरें आ रही हैं, उसमें पलड़ा किसका भारी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, 4 विधानसभा सीटें इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, कहाँ से शुरू करेंगे आप? किसका पलड़ा भारी है और कहाँ किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अभी तो मैं ये कहूँगा कि बिहार में जो 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब बचे ही कितना दिन? अब अभी तो 3-4 दिन छठ की धूम होगी बिहार में। छठ का जिस तरह से महत्व है, आस्था का ये लोग महापर्व है, तो अब तो दीपावली बीत गई, तो लोग पहले तो अब इसमें लगे ही रहेंगे। इसका इन्वॉल्वमेंट तो बड़ा विशाल होता है, गांव से लेकर शहरों तक। और इसी बीच में 13 नवंबर को चुनाव होगा। अब ये सारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए तो पहले मतदाता देवता तो अभी सब छठ पर्व में होंगे, कहाँ किसका कोई भाषण सुनने जाएगा। चलिए, प्रचार होगा। अभी ये 4 सीटों के लिए कोई 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। टोटल नामांकन 50 उम्मीदवारों ने किया था इन 4 क्षेत्रों के लिए, जिसमें कि 6 लोगों का तो नामांकन रद्द हुआ और 6 लोगों ने वापस ले लिया, तो 38 बच गए हैं। उसमें 14 कैंडिडेट हैं आपके बेलागंज में। अब देखिए, ये चुनाव इस माने में दिलचस्प हो गया है कि लड़ कौन रहा है उसके कारण नहीं, उस चुनाव के इर्द गिर्द किसकी छाया है, किसका प्रभाव है, कौन कहाँ मैटर करेगा, इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण ये है। 3 सीटें हैं महागठबंधन की कब्जे वाली और 1 सीट है एनडीए की। मतलब कि 3 सीट का भी उपचुनाव के दृष्टि से कहेंगे तो पल्ला भारी है महागठबंधन का कि उसकी जीती हुई सीट है और एक ही सीट है। मैंने असेंबली के चुनाव में ये 3 सीट, जहाँ 4 जगह के चुनाव हो रहे हैं, 3 सीट है महागठबंधन की और 1 सीट है। ये 4 सीट खाली हुई है, एमएलए थे और वो एमपी हो गए। अब ये चर्चा मैं आपसे शुरू करता हूँ पहले इमामगंज से। इमामगंज की सीट है, अभी केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस सीट खाली की है उन्होंने। वो एमएलए से एमपी हो गए, तो उनकी जगह वो सब परिवार ही बात है, कहिए उनकी पुत्र वधू दीपा मांझी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। दीपा मांझी के पति और जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन बिहार में मंत्री। एक परिवारवाद है वहाँ, तो साफ इसको दिखेगा। अब लालू के परिवारवाद पर लोग चोट करते हैं, तो एनडीए में इसको क्या कहेंगे? परिवारवाद नहीं है तो अब क्या कहेंगे इसको? तो वहाँ सबों की निगाह टिकी है कि जिस ढंग से जीतन राम जी पर लोगों ने भरोसा किया, वहाँ की इमामगंज की जनता ने, क्या उनकी पुत्र वधू पर भी उसी तरह से भरोसा करेंगे? एक बड़ा सवाल ये है। देखिए, विधानसभा के पिछले चुनाव में जीतन राम मांझी का मुकाबला किससे हुआ? तत्कालीन विधानसभा के स्पीकर रहे थे उदय नारायण चौधरी से। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित वो इलाका माना जाता है और वहाँ सच पूछिए तो जो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी, मांझी जीते थे, लेकिन हराया था वहाँ की जनता ने उदय नारायण चौधरी को। भारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे। इस बार वहाँ उदय नारायण चौधरी को टिकट नहीं दे करके राजेश मांझी को टिकट दिया है राजद ने, तो 2 मांझी वहाँ लड़ रहे हैं। और वहाँ प्रशांत किशोर की भी पार्टी, एक जितेंद्र पासवान को वहाँ, वो इमामगंज सुरक्षित सीट है, तो अब सबकी निगाह टिकी है कि वहाँ 2 मांझी और खिलाफ में 1 पासवान। ये जात तो बिहार की सच्चाई है। जब वोट की राजनीति होती है तो उसमें जात के ही आधार पर कैंडिडेट तय होते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोग, और मतदाताओं को उसी हिसाब से गोलबंद करके जीत हार की बात होती है। तो इस बार अलग है कि एनडीए ने अपनी पूरी ताकत, जिसको कहिए कि वहाँ भले ही हम के पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम के अध्यक्ष हैं, संतोष सुमन की पत्नी लड़ रही है। बीते दिन नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एनडीए की बृहद बैठक की थी और उसका संदेश और ध्येय यही था कि हम एकजुट होकर
चुनाव लड़ें, एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव लड़ें और अपने काम, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनावें, मुसलमान को भी बतावें, ताकि मुसलमान वोट भी इधर उधर नहीं छिट के हमें मिले। तो अब वहाँ सबों का ध्यान है कि इमामगंज में इस बार क्या होगा। एनडीए की ताकत तो है वहाँ। अब वहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं, जीतन राम मांझी तो खुद हैं ही। अब फिर इसके बाद चिराग पासवान का भी इफेक्ट है। हालांकि चिराग पासवान में और जीतन राम मांझी में कई इशू पर मतभेद उजागर हुए हैं। जैसे अभी कोटा विदिन कोटा की ही बात, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो जीतन राम मांझी ने तो इसकी खुलकर वकालत की, समर्थन किया था, कहता था इसकी जरूरत ही थी। क्या सचमुच में दलितों में भी जो अभी तक पीछे छूट गए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसका जोरदार विरोध किया था चिराग पासवान ने। और इस मुद्दे को लेकर जब भारत बंद का आह्वान किया विपक्ष ने, तो चिराग पासवान ने उस भारत बंद का समर्थन किया था। लेकिन चुनाव में सब एनडीए के सारे घटक दल साथ रहने की लोगों ने कसम खाई है, संकल्प लिया है। एक एनडीए की एकजुटता भी वहां रंग दिखेगी, और दूसरा जीतन राम मांझी के लिए खुद की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव जो लड़ रहा है ना, इस उपचुनाव में कुछ व्यक्ति विशेष की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो इमामगंज की यही स्थिति है। मैं आता हूँ फिर रामगढ़। रामगढ़ का भी वही हाल है। प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। रामगढ़ के वो विधायक रहे, बाद मंत्री बिहार में लंबे काल तक रहे। जब तक राजद की सत्ता रही, जगदानंद सिंह मंत्री रहे और कभी ऊर्जा मंत्री रहे, कुछ दिन जल संसाधन भी मंत्री रहे थे वो। तो अब वो क्षेत्र रामगढ़ जो है, जगदानंद सिंह को लेकर भी एक अलग पहचान है। अब वो जब एमएलए के बाद एमपी हो गए थे, तो सुधाकर सिंह उनके बेटे हैं, वो एमएलए हुए थे। अब सुधाकर सिंह फिर एमपी हो गए बक्सर से, जैसे जगदानंद सिंह हुए, तब उन्होंने सीट खाली की है। तब जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इस परिवारवाद जिसको आप कहेंगे, तो वहाँ ये है कि पहले जगदानंद सिंह, फिर सुधाकर और फिर अजीत। अभी कौंसिल का भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। अब उस दूसरी ओर वो राजपूत हैं जात के, अशोक सिंह बीजेपी के एक्स एमएलए हैं, फिर वो वहाँ किस्मत आजमा रहे हैं। और एक गौर करने की बात होगी कि विधानसभा के पिछले चुनाव में वो रामगढ़ सीट थी जहाँ जीत हार का अंतर बहुत कम था। वो यूपी से नेबरिंग जो इलाके हैं वहाँ बसपा का भी प्रभाव है, और वहाँ अंबिका यादव उम्मीदवार उनके भतीजे लड़ रहे हैं, रिंकू यादव इस बार, पिंटू यादव लड़ रहे हैं। तो उनका भी प्रभाव बसपा का देखने को मिलेगा। अब प्रशांत किशोर ने वहाँ एक अलग चाल चल दी है, जो पहली बार लड़ रहे हैं, और उनका तो निशाना है कि भाई हम राजद को भी हरावें और एनडीए को भी निशाना करें। तो वो कैंडिडेट दिया है कुशवाहा जाति का, बक्सर से वो चुनाव लड़े थे और वो वहाँ से कैंडिडेट है, सुशील कुशवाहा। तो अब ये स्थिति है, सबों की निगाह टिकी है। मैं तो मानता हूँ कि सबसे हॉट सीट बिहार में उपचुनाव में, वो दृष्टि से कहेंगे तो पूरी राजद की प्रतिष्ठा, लालू प्रसाद की प्रतिष्ठा, जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा मैंने एक ठाकुर परिवार में भी। और वहाँ लोग फिर रामगढ़ की जनता जगदानंद सिंह पर कहें, सुधाकर सिंह पर कहें, कि भरोसा करेगी कि उनके अपने राजद के उम्मीदवार को जिताएगी, या फिर अशोक सिंह वहाँ इतिहास रचेंगे, या फिर वहाँ जो कैंडिडेट दिया है प्रशांत किशोर ने जिस स्ट्रेटजी के तहत, उन्होंने तो दावा किया है कि हाँ इस बार के चुनाव में राजद वहाँ तीसरे या चौथे स्थान पर होगा, मतलब रेस में भी नहीं होगा। तो दावा तो अपनी जगह है चुनाव, लेकिन बड़ा आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं प्रशांत किशोर वहाँ। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब 10 दिन अभी है, 4 में 13 तक तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि रामगढ़ में राजद की राह कठिन दिखती है। अब नतीजा चाहे जो आए, जैसे पिछले चुनाव में भी कठिन ही था, बहुत कम अंतर से सुधाकर जीते थे, तो इस बार भी वो राह कठिन है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार रामगढ़ में जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा रहती है कि फिर आगे क्या होता है, कौन बाजी मारता है वहाँ। फिर
एनडीए का कैंडिडेट, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो उसकी जीत होती है, या प्रशांत किशोर ने जो एक अपनी रणनीति बनाई है, कहीं वो कुशवाहा, ये वही वोट है जो लोकसभा के चुनाव में इसी कुशवाहा वोट का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, और लालू प्रसाद ने, माले ने एक ऐसी कोशिश की कि इसी इलाके में बड़ी शानदार जीत मिली। लोकसभा की 2 सीटें माले को मिल गई थी, और इसी इलाका है जो जिसमें विधानसभा के चुनाव में भी राजद और माले को अच्छी खासी सफलता मिली थी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि रामगढ़ की सीट पर न सिर्फ जातीय समीकरण, राजद के लिए वो सीट कितना महत्वपूर्ण है ये समझा जा सकता है। तरारी में क्या होगा सर? नहीं, तराड़ी सीट पर भी लड़ कोई रहा है, इसकी चर्चा कम, चर्चा हो रही है सुनील पांडे की। मालूम पड़ता है कि सुनील पांडे ही चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे की एक छवि है, बाहुबली की छवि है, आपको याद होगा। सुनील पांडे कई कारणों से सुर्खियों में रहते हैं। बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी, अब उसमें भी चर्चा हो रही थी, उनकी होती रही, और उसमें तो आज तो आप तरारी की चर्चा कर रहे हैं। वही सुनील पांडे हैं जिनके सुपुत्र लड़ रहे हैं। अब बीजेपी की वो सीट, बीजेपी वहां लड़ने वाली थी, ये सीट एनडीए में बीजेपी वहां लड़ रही है। अब बीजेपी को एक सशक्त उम्मीदवार की तलाश थी, तो उम्मीदवार तो मिले, उम्मीदवार मिले सुनील पांडे। वो थे लोजपा पशुपति पारस के साथ, चुनाव के पहले भाजपा का दामन थाम लिया सुनील पांडे ने अपने सुपुत्र के साथ, और बीजेपी ने उनके सुपुत्र को, विशाल है ना, विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बना दिया है। और तो ये जन स्वराज पार्टी भी इस बार पहली बार चुनाव मैदान में 4 सीट की दावेदार है। तो वहाँ तरारी में पहले तो बड़ा नाम था, जिस कैंडिडेट का नाम सबको सचमुच हैरान कर दिया था कि सेना के उपाध्यक्ष रहे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। पहले तो वो देश के मोर्चा पर संभाल रहे थे, अब वो आ गए विधानसभा का चुनाव, भी उपचुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बड़ी चूक हो गई। जिसे प्रशांत किशोर को कहते हैं, वो चुनावी रणनीतिकार हैं, पार्टियों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया करते थे, यही मंत्र भूल गए वो, कि अपना कैंडिडेट जिसको बना रहे थे उसका उस क्षेत्र में नाम ही नहीं था। ये भला कोई स्ट्रेटजी थोड़े हो सकती है कि लड़ना जिसको है, लड़ाना किसी और को है। पहले उन्होंने नाम दिया लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया, बाद में हुआ कि भाई उनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं उस इलाके में। आप सभी जानते हैं कि ये नियम है कि जिस राज्य में चुनाव होगा वहाँ विधानसभा का चुनाव के लिए उस प्रदेश का वासी मतदाता होना चाहिए, वासी नहीं मतदाता होना चाहिए। और संसद में है कि पूरे देश का, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप कहीं से लड़ सकते हैं। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में जो नियम बने हुए हैं वो है कि जिस राज्य का विधानसभा के लिए कोई चुनाव लड़ेगा उस प्रदेश का वो मतदाता होना चाहिए। तो मतदाता उतरे ही नहीं एसके सिंह। तब फिर वहाँ चुनाव के पहले प्रशांत किशोर को 2 जगह, न सिर्फ तराड़ी, उसी तरह से उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा था सुरेंद्र यादव के इलाके में। वो कौन सी कंस्टिट्यूंसी है? सुरेंद्र यादव की बेलागंज। तो अभी चर्चा में आपसे तराड़ी की कर रहा हूँ। तो तराड़ी में उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। वहाँ एसके सिंह भी राजपूत थे और ये भी राजपूत हैं, दोनों राजपूत कैंडिडेट को बदला है किरण सिंह को। अब वहाँ लड़ाई है एक और। माले की स्थिति आप पूछेंगे कि वो इलाका माले का बड़ा मजबूत गढ़ कहा जाता है। इस बार वो माले को हैट्रिक लगाने की बात है। 2 बार तो माले जीत रही है, तीसरी बार भी वहाँ, और माले का उस इलाके में एक प्रभाव माना जाता है। आपको याद होगा कि वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्र वो रहा था, और ये संपूर्ण इलाका अरवल, जहानाबाद, और ये वही इलाका है जिसको कभी तो बिहार में सहार, संदेश, तराड़ी, ये सब कहते हैं कि नक्सलियों का एक गढ़ कहा जाता था। उस इलाके में चुनाव हो रहा है। तो उसी तरह से आप बीते दिन वो लालू प्रसाद के शासन को याद करें तो रणवीर सेना, खूनी संघर्ष, ये सब वही इलाका है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उम्मीद नहीं है, माले का पलड़ा बहुत भारी है। देखिए, वही तो अब फिलहाल ये है कि माले के कैंडिडेट को हराना मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती है। और एनडीए में बीजेपी ने वहाँ सुनील पांडे
के नाम और उनके काम, उनके पर्चे का इस्तेमाल करना अपनी पार्टी। देखिए, मैं ये देख रहा था जिस दिन नामांकन हुआ बीजेपी के कैंडिडेट था, उस दिन सचमुच सत्ता और सरकार की हनक वहाँ दिखी थी। मंत्री, गाड़ी, जदयू और भाजपा के नेताओं की संख्या, राजकुमार सिंह से लेकर के सारे लोग नामांकन में शामिल हुए थे। मतलब एक शक्ति परीक्षण के हिसाब से कहेंगे तो उस दिन ये लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि मालिक का मुकाबला कोई कर सकती है तो वो बीजेपी का ही कैंडिडेट कर सकता है। अब वो एक शक्ति प्रदर्शन तो हो गया, अब चुनाव में शक्ति दिखाने की बात है। फिलहाल जब किरण सिंह के आने से तो और माले की राह आसान हो गई है। एक राजपूत, एक भूमिहार, किन्हीं कारणों से या खास कारणों से ये अपर कास्ट का वोट बटेगा तो माले का तो आसानी होगा। माले के लिए वो दुर्ग भी है, लालू के कैंडिडेट हैं। और माले ने इस बार वहाँ राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। ये वही राजू यादव हैं जो लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े थे आरके सिंह के खिलाफ, और वो तो राजू यादव को सफलता नहीं मिली कि इस बार माले ने वहाँ हरा दिया है। सुदामा प्रसाद जीत गए, जिनके इस्तीफे के कारण ही तरारी में चुनाव हो रहा है। तो अब सबों की निगाह टिकी है कि क्या होगा तरारी में। सुनील पांडे का बाहुबल जीतेगा या फिर कि माले का राजनीतिक प्रभाव रंग लाएगा। लेकिन तो बेलागंज में भी खूब खेल हो रहा है सर। और ये बेलागंज की सीट जो है वहाँ फिर वही कहा आपने, लड़ कोई रहा है, चर्चा हम कर रहे हैं वहाँ सुरेंद्र यादव की। सुरेंद्र यादव की भी छवि एक एमएलए के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक मंत्री भी बने थे। तो सुरेंद्र यादव का भी एक बाहुबली छवि मानते हैं लोग, और उस इलाके में उनका प्रभाव रहा है। लालू जी का भी, लालू प्रसाद का M22 समीकरण, खुद सुरेंद्र यादव का अपना प्रभाव। अब उस इलाके में उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से MP हो गए। उनके बेटे को डॉक्टर विश्वनाथ को राजद ने टिकट दिया है। और वहीं जदयू ने वहाँ से मनोरमा देवी, एक MLC हैं, उनको टिकट दिया है। मनोरमा देवी का नाम उस इलाके में भी चर्चित नाम है, कोई वो वहाँ इलाके के लिए प्रभावशाली चेहरा है। उनके पति दिवंगत बिंदी यादव, उस इलाके में उनकी भी छवि थी बहुत बाहुबली। जवाब यदि सुरेंद्र यादव की आप चर्चा करेंगे तो उसी रूप में उनकी छवि थी। और कारोबार भी है वहाँ, कारोबारी हैं वहाँ, उनके कारोबार से बहुत सारे लोग लाभ मिलता है। उनकी परिवार की रोजी रोटी आजीविका चलती है। तो मनोरमा का एक प्रभाव भी है। और दोनों यादव जाति के हैं, मतलब सुरेंद्र यादव के सुपुत्र लड़ें या सुरेंद्र यादव का चेहरा प्रभाव कहें तो वहाँ मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव। और दूसरी ओर वहाँ प्रशांत किशोर ने इस बार मुसलमान को कैंडिडेट बना दिया हुआ। ये वही इलाका है जहाँ प्रशांत किशोर को चुनाव के पहले वहाँ पहलवान बदलना पड़ा। पहले तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो खाली जाति नहीं होगा, उसकी काबिलियत होगी। तो मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर रहे, खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया। और बाद में फिर पता नहीं क्या पार्टी के अंदर खाने, तो जिस दिन ये प्रशांत किशोर गए थे ना वहाँ, तो उस बैठक में ही हंगामा हो गया था। लोग चाहते थे कि नहीं, अब मोहम्मद अमजद को आप टिकट दीजिए, ये वहाँ लड़ने के काबिल वही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को बैठक में तो कहा कि हम किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेते हैं। और उन्हें फिर खिलाफत हुसैन को ही कैंडिडेट दिया था। तो खिलाफत हुसैन ने तो खिलाफत नहीं किया था, लेकिन अब चुनाव लड़ने से अलग हो गए। तो फिर वहाँ अमजद लड़ रहे हैं, जो जिला जदयू के जिला के अध्यक्ष भी रह चुके थे। वो उस इलाके के लिए परिचित चेहरा है। और प्रशांत किशोर का है कि यदि हम मुसलमान को अपनी ओर कर लिए, और जो राजद और जदयू से, लालू और नीतीश की राजनीति से जो लोग उबे लोग हैं, तो वैसे लोग हमारे साथ देंगे, मुसलमान वोट रहेगा, तो हम वहाँ एक इतिहास रच सकते हैं। अब ये उस इलाके में दिलचस्प है ये कि दो यादव उम्मीदवार, एक लालू के उम्मीदवार, जो लालू का की पूंजी है, राजनीतिक पूंजी M22 की। तो यदि मुसलमान वहाँ मुसलमान कैंडिडेट को गले लगाएंगे तो राजद के लिए वो सीट कठिन हो जाएगी। और मुसलमान ने अपने पहले ही की तरह एंटी बीजेपी का जो ट्रेंड है, मुसलमान तो पूरे देश भर में ना
एंटी बीजेपी, जो बीजेपी को हराएगा उसी को वो वोट देते हैं मुसलमान। यही पूरे देश की राजनीति है। और तभी तो प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि भाई आप एक विरोध के लिए नहीं, अपने लिए वोट दीजिए। और पार्टियां तो आपके वोट का इस्तेमाल करती है, तो हमने तो आपको दे दिया, अपना कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट दे दिया है। ये एक रणनीति रही है जनसुराज की। अब इसीलिए कहा कि बेलागंज की सीट के लिए जो चुनाव हो रहा है इस मामले में वो दिलचस्प हो गया है। और एक बात तो है ना, पूरे देश भर में, यूँ कहें बिहार में पूरी राजनीति जितनी है उसमें अभी 3 सीट का जो 4 सीट में 3 सीट जो महागठबंधन वाली है वो सबकी दृष्टि से लगी है कि भाई महागठबंधन की को क्या इस उपचुनाव में, इसलिए कि देखिए अगले साल नवंबर में ठीक साल भर के बाद जनरल चुनाव होगा। तो इसको तो रिहर्सल कहिए या इसको सेमीफाइनल कहिए, बीजेपी भी मैंने एनडीए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की स्थिति में है कि भाई हम एकजुट होकर लड़ेंगे, और एकजुटता का संदेश दिया है। और उसी तरह से महागठबंधन के लिए, खासकर तेजस्वी के लिए भी एक चुनौती है। ये चुनाव में यदि हम कोई सीट कहीं इधर उधर हो गया, हार गए, तो फिर मनोबल हाई हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम जो सब जिसकी सीट है वो ही रह जाएगा, तो एक बात कही जाएगी कि चलिए उपचुनाव है, इस उपचुनाव से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हार जीत तो आखिर हार जीत होती है। ये हार जीत से पार्टी का मनोबल होता है। अभी देखिए हरियाणा में बीजेपी जीत गई, उसका मनोबल ऊंचा है। मनोबल ऊंचा है। और जाहिर तौर पर बिहार में सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है इन 4 सीटों को विधानसभा के उपचुनाव से। लेकिन विधानसभा का चुनाव है ठीक 1 साल बाद, तो जाहिर है मनोबल तो जाहिर है जो पार्टी जीतेगा, जो गठबंधन जीतेगी उसका हाई होगा। तो रामगढ़ की बात तो मैंने कर दी ना, रामगढ़ की बात तो मैंने कर दी। तो ये 4 सीट का उपचुनाव है, इस मामले में महत्वपूर्ण है कि इस 4 सीट में कौन सीट में इधर उधर होता है, मतलब क्या कोई लूज करेगा, सबको जीतना है। चारों सीटों का गणित क्या है बहुत बारीकी से सर बता रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।